हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन काइनेमेटिक्स का विच इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें और बोर्ड की भी बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। इसमें बड़े टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल लगती है। ठीक, हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, इसमें डिफरेंट इक्वेशंस को हम देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सो वेलकम अगेन टू ब्यूटीफुल चैनल दैट इज सिस्टमैटिक फिजिक्स। लेट अस स्टार्ट विद मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, हमने मोशन को जब डिस्क्राइब किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स, मैंने आपको बोला था मोशन की कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो बेटा जी मोशन का टाइप होता है विच कॉल्ड एज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा होता है बेटा जी एक्सेलरेटेड मोशन। इफ यू रिमेंबर, हमने ये दोनों केस डिस्कस करे थे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट जब हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो चलता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आती बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब जब हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन होती है, इसमें जो एक्सेलरेशन होती है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में वो जीरो होती है, ठीक है ना। और जब हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो बेटा जी नॉन जीरो होती है, तभी तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, मोशन जिसमें एक्सेलरेशन आती है, ठीक है ना। अब जब हम इस एक्सेलरेशन की बात करते हैं जो आते हैं, इसमें दो टाइप्स होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में। एक तो होता है बेटा जी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमने डिस्कस करा हुआ है, मैं बस रिवाइंड कर रहा हूं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा होता है बेटा जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो जब हम इन दो को देखते हैं, इसमें जो एक्सेलरेशन होती है बेटा जी वो कांस्टेंट होती है, यानी ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हो लेकिन जो एक्सेलरेशन आती है उसमें वो कांस्टेंट होती है, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल रेट नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड रेट है। एंड वी नो दैट जो चेंज इन वेलोसिटी होती है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है, इसमें जो एक्सेलरेशन होती है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, इट्स नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन होती है लेकिन कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है, ये टाइम पे डिपेंड करती है, किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करती है जो मोशन में चेंज हो रहा हो, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही। बात समझ आ रही है? जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा मैंने वहां पे एग्जांपल के तौर पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो एग्जांपल दी थी दैट वाज बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहली बात जो आप यहां पे याद रखेंगे वो ये है कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी इट्स बेसिकली केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसका मतलब ये हुआ जो एक्सेलरेशन इस मोशन के दौरान हो रहा है, ठीक है ना, during this motion the acceleration of an object remains constant, वो constant रहता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जो पहले सेकंड में एक्सेलरेशन होती है वही लास्ट में भी होती है, वही बीच में भी होती है, कहीं पे भी देख लो तो एक्सेलरेशन बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तो पहली बात जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में लिखेंगे, इट्स बेसिकली द केस ऑफ यस एस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, देखिए motion under gravity, it is the case of constant accelerated motion, constant accelerated motion on uniformly accelerated motion. We can also write uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion, okay। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है वो गौर से देखेंगे हम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इस मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, और यहां पे जो एक्सेलरेशन होती है बेटा जी, एक्सेलरेशन वो जी के बराबर होती है, यू नो दैट जी का वैल्यू आपको पता है, इट्स बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होती है वो जी होती है, और जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा बहुत इलॉबरेट करता है यहाँ पे, गौर से देखिएगा। जब हम इस जी की बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहा हूं, ये केस तभी वैलिड होता है बेटा जी जब एक ऑब्जेक्ट जो है
वो बिल्कुल क्लोज रहता है टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। अगर उससे ज्यादा हाइट इंक्रीज हो रही है, यानी कि मोर देन 2 किलोमीटर्स, और उससे सरफेस से ज्यादा नीचे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहती है। आई मीन से इफ दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, तो ये यहां से 2 किलोमीटर से, यहां से भी 2 किलोमीटर एज्यूम ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर 2 किलोमीटर और नीचे 2 किलोमीटर तक जो ये जी होता है ये कांस्टेंट होता है। अगर हम इसके ऊपर ज्यादा जाएं, इसके नीचे ज्यादा जाएं, तो ये जी जो होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहता और ये केस उस टाइम वैलिड नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप खास ये बात याद रखेंगे कि ये तभी वैलिड है जब हाइट ज्यादा इंक्रीज ना हो या सरफेस से नीचे ऑब्जेक्ट ज्यादा ना चला जाए, क्योंकि हम ग्रेविटेशन में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं ये वैरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ और विथ रेस्पेक्ट टू रोटेशन एज वेल। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए हमें जो हाइट लेनी है, डेप्थ लेनी है, ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हुए वो बिल्कुल कम लेनी है, ठीक है ना। अगर वो ज्यादा होगी तो जी कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये जो केस है ये वैलिड नहीं रहेगा वहां पे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम तभी इसको डिस्कस करते हैं जब हम जी को कांस्टेंट मानते हैं, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई मसला तो नहीं इसमें? अब देखिए, आपको पता है हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस डिस्कस करी है, कुछ इक्वेशंस हमने डिस्कस करी है। उसमें एक इक्वेशन है, आपको रिकॉल करा देता हूं। V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half of AT square, and then V square minus U square equals to AS. These are basically the fundamental equations जब हम uniformly accelerated motion की बात करते हैं, and these equations are valid only when acceleration is uniform or constant. बात समझ में आ रही है ना? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, तब जाके हम इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको यहां पे बोला कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, इट्स अ केस ऑफ यस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशंस है यहां पे, ये तीनों इक्वेशंस वैलिड होगी उसमें भी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि V is equal to U plus AT, S is equal to UT, half of AT square, V square minus U square equal to AS. These equations will be valid in motion under gravity as well. बात समझ में आ रही है ना? कोई मसला तो नहीं? तो आपको ये भी पता होगी कि S ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। हम इसको मोर अप्रोप्रिएटली बोल सकते हैं, इट इज बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई ना? इसी तरह से ये टाइम होता है, यहां से टोटल टाइम होता है, ठीक है ना, और ये फिर से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना? आप खास करके याद रखेंगे, हमने इनको डिस्कस करा है। S इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड T इज टोटल टाइम हिट। बात समझ में आ रही है ना? तो इन चीजों को आप खास ध्यान में रखेंगे। देखिए, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं, गौर से देखिए, व्हेन वी डिस्कस मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीज जो हमने बोली, दैट इट्स बेसिकली यूनिफॉर्म केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो बेटा जी के बराबर होता है, और दैट्स बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको ये फोकस करके बोला है, मैंने आपको ये बहुत स्ट्रेस के साथ बोला है कि इसमें जी तभी कांस्टेंट रहेगा जब ऑब्जेक्ट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ रहेगा या सरफेस के नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ज्यादा हाइट वेरी हो गई, ज्यादा डेप्थ वेरी हो गई, तो जी वेरी करता है, तभी क्या केस वहां पे वैलिड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब दूसरी बात, जब हम जी की बात करते हैं, देखिए, ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर की तरफ फेंके या ऑब्जेक्ट खुद नीचे की तरफ आ रहा हो, चाहे इसको रिलीज करे या थ्रो करे, ठीक है ना। जब हम जी की बात करते हैं, ये अर्थ हो गई, यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अर्थ इसको हमेशा अट्रैक्ट करती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ ही रहा है बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं? दैट मींस जब हम अर्थ की बात करते हैं, ये किस डायरेक्शन में फोर्स देता है, किस डायरेक्शन में फोर्स से अट्रैक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को, वेदर इट इज गोइंग अप और कमिंग डाउन। बात समझ में आ रही है ना? चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, वंस थ्रोन, बात समझ में आ गई ना, या रिलीज्ड और थ्रोन, बात समझ में आ गई। उस केस में जब हम फोर्स की बात करते हैं, वो हमेशा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही ना? एंड वो हैव अ फेमस रिलेशन, दैट्स बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एंड यू मस्ट बी अमेज्ड टू नो दैट द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम, ये हमेशा सेम होती है। बात समझ में आ रही ना? कोई मसला तो नहीं? जहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है वहीं से तो एक्सेलरेशन आती है।
तो फोर्स कहां से लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कहां से है, इट्स ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऊपर की तरह जा रहा है या नीचे की तरह आ रहा है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस अगर हम फोर्स की बात करें तो ये डायरेक्शन है, जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो भी कहां की तरफ आएगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये g होगा माइनस जी, बिकॉज जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं नीचे की तरफ जो एक्सिस होते हैं इट्स बेसिकली माइनस वाई एक्सिस, बात समझ में आ रही है ना। तो g ऑब्वियसली हमेशा कहां की तरफ एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो हमेशा हमें g को क्या मानना है, माइनस जी मानना है, बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। फोर्स कहां की तरफ है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और कहां की तरफ लगा रहा है, अपनी ओर, यानी कि इसको खींच रहा है। द फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई मसला तो नहीं। बेसिकली ये मसला ये है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, दो मासेस जो होता है यूनिवर्स में, उनके बीच में फोर्स होता है इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर दूं, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, तो इनके बीच वाला फोर्स जो होता है वो होता है बेटा जी Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यू रिमेंबर दैट, सिंपल सी बात है। ये जो फोर्स होता है बेटा जी इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स में एक को हम रिप्लेस कर दे बाय अर्थ, ये तो हो गया जनरल टू मासेस, एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अगर हम इन दो में से एक को रिप्लेस कर दे बाय अर्थ, यानी कि ये यहां से एक ऑब्जेक्ट है बेटा जी और नीचे से अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है ना, इनके बीच में भी ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस r है तो फोर्स होगा, अगर ये m है, ये कैपिटल M है, तो फोर्स होगा बेटा जी F इज इक्वल टू एस जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना। तो ये फोर्स है, ठीक है ना। इस वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। दैट मींस अगर जनरल मासेस हो तो वी कॉल दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उन दो मासेस में एक मास अर्थ हो तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ गई ना। और अगर हम इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट्स बेसिकली F इज इक्वल टू ma, ये एक्सेलरेशन होगी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, और ये जो एक्सेलरेशन उस टाइम होती है ना उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी उस फोर्स की वजह से। और वो फोर्स क्या होता है, वो होता है बेसिकली फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है ना। थोड़ा ट्विस्ट है इसमें और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। दैट मींस पहली चीज आपने याद रखी कि ये सब समझ में आ गया ना, कोई मसला तो नहीं इसमें। आई डोंट थिंक इसमें मसला होना चाहिए क्योंकि ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दैट मींस ग्रेविटी जो फोर्स होता है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन विच अमंग टू ऑब्जेक्ट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इससे डिनोट करते हैं हम जी से। वो हम यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं बिकॉज वी टेक द हाइट वेरी स्मॉल, डेप्थ वेरी स्मॉल, अप 2 किलोमीटर, ठीक है ना। और उसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए दूसरी बात यहां से क्लियर हो रही है कि जो जी होता है जी, सेकेंड पॉइंट इज G always acts along negative y direction, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट करती है हमेशा। दैट्स व्हाई जो g होता है इसको आप हमेशा लेंगे यहाँ पे माइनस जी इज ऑलवेज टू बी टेकन एज माइनस जी, बात समझ में आ गई ना। क्योंकि हमेशा कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वहां से कौन सी एक्सिस होती है। और थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जहां से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करो या जहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, दैट इज सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया इस पॉइंट से इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या मैंने इसको थ्रो कर दिया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस केस में अगर मैं रिलीज कर दूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। अगर मैंने थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होती है बिकॉज आई एम थ्रोइंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। और तीसरा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं ना अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे विद सम वेलोसिटी u, बात समझ में आ रही है ना। तो आपको एक बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, जहां से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, थ्रो करते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दे आर टू बी कंसीडर्ड एज द ओरिजिन। वहीं से आप ओरिजिन लेंगे, उसी पॉइंट को आप ओरिजिन मानेंगे।
इस वाले केस में एक गौर से देखिएगा, g माइनस जी के बराबर होता है हमेशा। जिस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, थ्रो करते हैं, थ्रो करते हैं, जिस पॉइंट से रिलीज करते हैं, थ्रो करते हैं, उस पॉइंट को हमेशा आप मानेंगे यस ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन मानेंगे। आई मीन से गौर से देखिएगा, एज ए थर्ड पॉइंट लिखता हूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस हो गया ऑलमोस्ट, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। द पॉइंट of release oblique throw of an object is to be considered as origin, उसी को हम origin मानेंगे। बस ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि g का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट्स व्हाई इट्स द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा, g हमेशा कहां से एक्ट करता है, इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर g टू बी नेगेटिव, इसको हम हमेशा नेगेटिव ही मानेंगे, ठीक है ना। और तीसरा, जो पॉइंट है जहां से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, थ्रो करते हैं, उस पॉइंट को आप हमेशा ओरिजिन कंसीडर करेंगे। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, उसी पॉइंट से मेजर करेंगे। आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, उसी डायरेक्शन में देखना है। बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखें, आई नीड से इसको पॉइंट नंबर थर्ड को हम थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, गौर से देखिएगा। लेट सपोज दैट ये अर्थ है, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम वेलोसिटी, बात समझ में आ रही ना। और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला गया, लेट सपोज यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, और इसने जो हाइट कवर की, इट्स h, लेट्स से whether this h is to be taken as positive or negative, ये अब इजीली डिटरमाइन हो सकता है, क्योंकि मैंने पॉइंट नंबर थर्ड में आपको बोला कि जहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे उस पॉइंट को आप ओरिजिन मानो, 0,0, इसको ओरिजिन माना आपने। जब इसको ओरिजिन माना, ऑब्वियसली मैं यहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। इफ यू आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो भी पैरामीटर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इफ यू आर गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी पैरामीटर होगा वो क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट को आप ओरिजिन मानते हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है whether the quantity is to be taken as positive or negative। तो इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हाइट हो गया। अगर आपको हाइट को मेजर करना है तो प्लस h लिखेंगे, क्यों प्लस h, बिकॉज ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और वो पॉजिटिव बन गया। बात समझ में आ गई ना। दूसरा केस गौर से देखेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, सपोज मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देता हूं, यहां से रिलीज कर दिया u इक्वल टू 0, दैट मींस दिस पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन। अब ये ऑब्जेक्ट इतना चला, लेट अस सपोज फिर से ये हाइट h चला, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ये नीचे आ गया, ऐसे ये इसने डिस्टेंस x कवर करी है, ये x कवर किया है, ये अर्थ है यहां पे, ठीक है ना। कहां की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये ओरिजिन कंसीडर किया आपने, तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये ओरिजिन नीचे की तरफ, दैट मींस दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज -x। बिल्कुल क्लियर। origin is to be taken as a point of release or point of throw। जहां से ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट करते हैं, सॉरी रिलीज करते हैं या थ्रो करते हैं, उसी पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर करेंगे। उस पॉइंट को ओरिजिन मान के आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से आप मानेंगे। और प्लस जो g है वो हमेशा नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। okay। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज द केस ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड जो एक्सेलरेशन इसमें आती है वो g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, बिकॉज फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। बात समझ में आ गई ना, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन क्रिएटेड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। वो हमेशा पॉइंट करता है इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन एंड इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, हमेशा आपको नेगेटिव मानना है। और जहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, रिलीज करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेजर करते हो तो पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली नेगेटिव। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। आप देखें, सिंपल सी बात है, इसमें आप कुछ पैरा बिल्कुल गौर से याद रखी होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आप देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, गौर से देखिएगा, ये थ्रो हो गया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेट अस सपोज विद सम वेलोसिटी u,
इनिशियल वेलोसिटी हुई थी मैंने। बिल्कुल सिंपल देखिए, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा एंड इट विल रीच अ पॉइंट, ऐसे जाएगा और यहां पे टर्न होके वापस आएगा ऐसे, ठीक है ना, या तो अपनी जगह वापस गिरेगा। अब थोड़ा पाथ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपके समझाने के लिए, ठीक है ना। तो जो ये पॉइंट है जहां पे इसका मोशन, उसकी मोशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, यानी कि अभी तो जा रहा था इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहां पे रुक गया एंड इट स्टार्टेड कमिंग बैक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम बीटा जी बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट पॉइंट। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल रीच अ मैक्सिमम हाइट, उसके पार तो नहीं जा सकता। वो जो मैक्सिमम हाइट पॉइंट होता है ना, वहां पे इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो बेसिकली जीरो बन जाती है। यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब मैंने थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, अब ये कहां पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे, वहां से नीचे की तरफ वापस आ रहा है। दैट मींस ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई, या ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट जो है वहां पे जो वेलोसिटी होती है ना, दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। इट्स बेसिकली द फाइनल वेलोसिटी। यानी कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पे मैक्सिमम है जहां पे मैंने थ्रो किया, बात को समझो, जहां पे थ्रो किया यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहां जब मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे पहुंच गई इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई ना। अगर आपको ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, we got a relation that's basically v square minus u square equal to 2as. And you know that this equation is valid because this is also the case of uniformly accelerated motion, and this equation is related to uniformly accelerated motion. v होगी बेटा जी फाइनल वेलोसिटी, u होगी इनिशियल वेलोसिटी, a होगी एक्सेलरेशन, s हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब गौर से देखिएगा, इस इक्वेशन से आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, और आप जो ये मैंने 3 पॉइंट्स बोले थे आप उनको यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस वाले फंडे में। देखिए v ये बन गया बेटा जी जीरो, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी हियर इज जीरो एंड वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो जीरो स्क्वायर माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u ही माना है, माइनस u स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू ऐसे ही है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा जी होता है माइनस g, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, g, और माइनस क्यों, बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स ऑलवेज माइनस g। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहां तक, क्या इसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे ऑब्वियसली। ये मैक्सिमम हाइट h max हो गया, और यही तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे। बात समझ में आ गई ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। स्ट्रेट पाथ बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h max। बात समझ में आएगा ना। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं मैं पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैक्सिमम h max, तो हम h max ही लिख देंगे, h max। अब मसला ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। अब गौर से देखिएगा, मैंने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से थ्रो किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज ओरिजिन, यही मैंने बोला था, इसको मैं ओरिजिन मानता हूं। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो h max आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन बिकम्स माइनस u स्क्वायर इक्वल माइनस 2g h max। तो आपको h max निकालनी है, तो h max किसके बराबर आएगा शाबाश, h max विल बी इक्वल, यस इट विल बी इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, ठीक है ना। और आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं कभी भी, बिल्कुल सिंपल है ना। तो मैक्सिमम हाइट reached by a point in motion by gravity when object is pointing in the upward direction, तो कितना होता है u square divided by 2g, while u is initial velocity जिससे हम प्रोजेक्ट करते हैं, और g क्या होता है, इट्स बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात है, v जीरो क्यों हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे जाके रुकता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो h max यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह h max लिख दिया, h max आ गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। कोई मसला तो नहीं। दैट मींस मैक्सिमम हाइट जो होती है वो किसके बराबर होती है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, दूसरा हम निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट हो गया, पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको आराम से। दूसरा होता है बेटा जी, गौर से देखिएगा, बस बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। टाइम ऑफ लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इस केस में, गौर से देखिएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, तो फिर वापस आके घूम फिर के वापस आके उसी पॉइंट पे फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं एट 90 डिग्री ये उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, ठीक है ना। अब मैंने अभी बोला ये पाथ तो है नहीं, इंटेंडेड पाथ नहीं है, जहां से मैंने फेंका ये उसी डायरेक्शन में वापस अपोजिट डायरेक्शन वापस आ जाता है और अपने ही पॉइंट पे पहुंच जाता है वापस, ठीक है ना। कितना टाइम लगा जब मैंने इसको थ्रो किया और ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया, कितना टोटल टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स ओरिजिनल पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन इनिशियली, जहां से मैंने इसको इनिशियली थ्रो किया था उसी पॉइंट पे जब वापस आएगा जो टोटल टाइम लगता है वी कॉल दैट टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई मसला तो नहीं है। देखिए अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, लेट्स सपोज मैं इसको कैपिटल टी से डिनोट करता हूं, आप किसी और से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल टी भी से डिनोट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए तो वी हैव गॉट एन इक्वेशन s इक्वल ut plus half of at square, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है ना। ये ऐसे मोशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ये मैक्सिमम हाइट, वापस आ गया फिर अपनी जगह, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, बस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, जीरो, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया, सो दिस बेसिकली जीरो, ठीक है ना। अब देखिए लेट्स सपोज जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको u मानते हैं और टाइम को मैंने माना t एंड दिस कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्लस 1/2 ऑफ g बेटा जी हो गया माइनस जी, बिकॉज इट्स ऑलवेज माइनस जी, उसके बाद हो गया टी स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई मसला तो नहीं। इसको पार करते हैं, देखिए क्या आएगा, शाबाश, दिस इज माइनस यू टी, इट्स इक्वल माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक टी गया, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पे बेटा जी, u बचा 2 मल्टीप्लाई हो गया 2u बचा और यहां से बचा gt, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए टाइम निकालेंगे, सो t विल बी इक्वल टू एस 2u डिवाइडेड बाय g, 2u बाय g, ये हो गया आपका टोटल टाइम, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम taken by an object to reach its initial point from where it was initially thrown, जिस पॉइंट से हम इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वाज u, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस जी के बराबर, सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू u बाई जी। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बेटा जी यहाँ पे हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाते समय और नीचे आते समय टोटल में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इससे पहले मैंने मैक्सिमम हाइट निकाली थी, दैट वाज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। आपको ये फॉर्मूलाज भी याद रखनी है, अगर आप याद रखेंगे यू विल सेव योर टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u बाई g, उसमें भी आपको u चाहिए था g, इसमें भी आपको u चाहिए और g, और कुछ नहीं। आपको इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है जिससे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, आप दोनों पैरामीटर उसको निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना है एंड नंबर सेकेंड इज बेसिकली मैक्सिमम हाइट, ये कहां तक रीच कर सकता है मैक्सिमम हाइट। दैट मींस सिंपली आप दोनों पैरामीटर्स को बाय नोइंग हैविंग द नॉलेज ऑफ यू आप दोनों पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, गौर से देखिएगा। सी जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय g। गौर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे गया और इसी डायरेक्शन में वापस आया ऐसे और अपनी जगह वापस पहुंच गया। बात समझ में आ गई ना। दैट मींस अगर मैं इस टाइम को डिवाइड करूं, मैं इसको दो पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकता हूं। देखिए कौन कौन सा, ऊपर जाते टाइम इसको कितना टाइम लगा और नीचे आते टाइम, मैं यहां से बना देता हूं, नीचे आते टाइम इसको कितना टाइम लगा, ठीक है ना। ऊपर जाते टाइम जो टाइम ये कंज्यूम करता है वी कॉल दैट एज इन फिजिक्स टाइम ऑफ एसेंट। बात समझ में आ रही ना। दैट मींस टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ऊपर जाते समय जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है ये कितना टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट कितना टाइम कंज्यूम करता है वी कॉल दैट एज टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आते टाइम ये कितना टाइम है, नीचे आते टाइम कितना टाइम ये कंज्यूम करता है वी कॉल दैट एज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। एंड यूल बी अमेज्ड टू नो दैट ऑब्जेक्ट का जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल नोट करके आप इसको याद रखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट
टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। मगर कंडीशन एक है जो आपको याद रखनी है, अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तब जाके ये सब पॉसिबल है। इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दे तब जाके हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट। अगर आप एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें तब आप याद रखें, ऐसे आप नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए याद रखें, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, तब जाके जो टाइम ऑफ एसेंट होता है मैं उसको टी ए से नोट करता हूं, टी ए इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन टी डी। किस वाले केस में? इफ यू डू नॉट नेग्लेक्ट द एयर फ्रिक्शन, अगर आप एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें तो टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट। अगर आप एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं उसका मतलब ये हुआ जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ डिसेंट। दैट मींस जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बेसिकली इट कंस्टिट्यूट्स टू टाइम्स, एक तो होता है टाइम ऑफ एसेंट, दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिखूं, टी बेटा जी है यहाँ पे 2u डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना, और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इट्स बेसिकली इक्वल टू टी ए प्लस टी डी। बात समझ में आ गई ना? दैट्स 2u डिवाइडेड बाई जी। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर और सिंपल तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टी ए इज ऑलवेज इक्वल टी डी, तो आप लिख सकते हैं टी ए टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट, बिकॉज टाइम ऑफ डिसेंट और एसेंट सेम होता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, इट्स इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी। तो सिंपल सी बात है बेटा जी, टाइम ऑफ एसेंट ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, इट्स इक्वल ट्वाइस ऑफ यू डिवाइडेड बाई जी। 2 और 2 कैंसिल हो गया, टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी। सो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट फॉर यू, एंड दिस ऑलवेज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, इट्स ऑलवेज इक्वल टू टी डी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा जी? इट्स बेसिकली इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है ना, यानी कि ऊपर जाना और वापस फिर अपनी जगह वापस आ जाना, ठीक है ना। टोटल टाइम जो लगता है वो कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो होता है 2u बाई जी। और अगर हम इसको बेसिकली इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दे तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेटा जी टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने में कितना टाइम लगता है, और वो हमेशा सेम होता है इफ वी नेग्लेक्ट द एयर फ्रिक्शन। अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें तो टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझ में आ रही ना? कोई मसला तो नहीं। तो मैंने यहां से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट लगा दिया, निकाल दिया, और वो कितना है बेटा जी? यू बाई जी, यानी कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है? यू बाई जी, और नीचे आने में कितना टाइम लगता है? यू बाई जी। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? दैट मीन्स जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक लगता है उतना ही टाइम उस पॉइंट से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने में इसको लगता है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? आप देखिए, दिस वाज अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस वाज अबाउट द मैक्सिमम हाइट रीच। और आपने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसको हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट में, टाइम ऑफ डिसेंट में। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं। देखिए, अगर हम मोशन पर ग्रेविटी की बात करें, लेट्स सपोज दैट, और आपने ये भी याद रखा होगा कि मैक्सिमम हाइट कितना और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। यू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, hmax will be equal to u square divided by 2g, and then time of flight it will be equal to 2u divided by g. So these are the two formulas you remember, maximum height reached and time of flight. और ये होता है it's basically sum of time of ascent plus time of descent, that's basically equal to u by g, ठीक है ना। और आप याद रख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u by g, इट्स आल्सो इक्वल टू u by g, को ऐड करके हम बोल सकते हैं इट्स 2u by g। ये हमने अभी तक डिस्कस करा, ठीक है ना। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे कि g हमें नेगेटिव मानना है और पॉइंट ऑफ थ्रो और रिलीज इज टू बी कंसीडर्ड एज द ओरिजिन फॉर द ऑब्जेक्ट जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं मोशन का, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देता हूँ, थ्रो कर देता हूँ विथ वेलोसिटी u, ठीक है ना। यू रिमेंबर दैट जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है जब ये वापस आ जाता है, ठीक है ना, ये अपनी जगह वापस आ जाता है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि जितना प्रोजेक्ट करते टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि स्पीड होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसको थ्रो करते टाइम होता है उतना ही मैग्नीट्यूड होता है जब ये वापस उसी पॉइंट पे अर्थ को स्ट्राइक कर देता है, ठीक है ना। लेकिन एक ये मसला है कि स्पीड तो बिल्कुल सेम होती है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, यू रिमेंबर यहाँ पे भी कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम होता है 10 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन
इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और यहाँ ये बिल्कुल क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मैं ऐसे बोलूँ ये +10 होता है और ये -10 होता है। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता है और प्लस माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि पहले थ्रो करते टाइम ये ऊपर की तरफ जा रहा है और वापस स्ट्राइक करते टाइम ये नीचे की तरफ जा रहा है। कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, यानी कि स्पीड सेम होती है लेकिन बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है ना? नंबर 1, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं, the magnitude of velocity at the point of throw and point when it comes back is same। बस ये सेम होता है, ये भी 10 ये भी 10। बात समझ में आ गई ना? बस डायरेक्शन का लोचा होता है वो डिफरेंट होता है। और ये भी आप याद रखेंगे, लेट सपोज ये यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है ना? और इस पॉइंट पे लेट सपोज यहाँ 10 थी तो ऑब्वियसली यहाँ कम होगी क्योंकि यहाँ 0 बन जाते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए मानता हूं। गौर से सुनिएगा, जब ये वापस आएगा वापस इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये उसी पाथ से वापस आ रहा है जिस पाथ से ऐसे मैं इसको थ्रो कर रहा हूं मार्कर को, जहां से ऊपर जा रहा है उसी पाथ से तो नीचे आ रहा है। ये फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएगा वापस आते टाइम। और यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट उस पॉइंट पे फिर से अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं या स्पीड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करता हूं, वो फिर से बेटा जी कितना होगा, दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो। बात समझ में आ गई ना? ये पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे जब हम इसको थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकंड से वापस आते टाइम भी 10 मीटर पर सेकंड, बस डायरेक्शन चेंज होती है। और किसी भी पॉइंट पे अलोंग दी पाथ जहां से ऊपर जा रहा है और जहां से नीचे आ रहा है, क्योंकि एक ही पाथ है, बात समझ में आ गई ना? तो उस पॉइंट पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे चेक करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना है, वो बिल्कुल सेम होता है। अगर यहां फॉर एग्जांपल फिर से पॉइंट ए पे ऊपर जाते समय 6 मीटर पर सेकंड है, वापस आते टाइम ए पे फिर से 6 मीटर पर सेकंड, ओनली डिफरेंस विल बी दैट द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं? अब देखिए, गौर से देखिएगा इस चीज को। दैट मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, जब वो वापस आता है उसी वेलोसिटी से वापस आता है, बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है। या अलोंग द जर्नी कोई भी पॉइंट ले लो, ऊपर जाते समय वापस आते समय ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि स्पीड होती है, वो बिल्कुल सेम होती है। मसला तो नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? अब देखिए, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट्स सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे with velocity 20 meter per second, to calculate the time when it reaches 15 meter displacement। ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट मैं थ्रो कर रहा हूं इन अपवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी, जिस वेलोसिटी मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं इट्स 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि जब ये ऊपर जा रहा है ये कब 15 मीटर हाइट कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? बिल्कुल आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे अगर ये मैक्सिमम हाइट होती, लेकिन मैक्सिमम हाइट की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, आपको ये भी नहीं पता कि ये मैक्सिमम हाइट है। बात समझ में आ रही है? तो आपको टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल यू राइट S is equal to ut plus half of at square। This equation is called as displacement time relation, ठीक है ना? आपको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, फाइनल पॉइंट तो दिया आपको 15 मीटर, इनिशियल पॉइंट भी आपको पता है कहां से रिलीज किया, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं, दैट्स 15 मीटर जो दिया है वहां से। तो सिंपल 15 दैट विल बी इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इट्स 20 into t, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू s इंटू टी स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना?
और g का वैल्यू आपको पता ही है, g को हम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपलिसिटी के लिए समझाने के लिए हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली 15, इट विल बी इक्वल टू 20t माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 15 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन है, ये बेटा जी हो गया आपका 15 मीटर ऊपर जाते समय, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, एक पॉइंट है जहां तक 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। अगर हम इसको ओरिजिन कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव हो गया, 20t माइनस 1/2 ऑफ दिस, बेसिकली माइनस प्लस दैट्स माइनस 1/2 ऑफ gt स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा जी 5, ये बन गया यहां से 4 और ये बन गया 3, कैंसिलेशन से 5 3s are 5 4s are and this basically is 2 5s are and 5 1s are, ठीक है। तो टोटल में बन गया, बात समझ में आ गई, ये बन गया 3 will be equal to 4t, उसके बाद माइनस टी स्क्वायर, तो इसको पार कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। जब t को आप निकाल सकते हैं, t विल बी इक्वल टू s माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जब आप t को सॉल्व करेंगे आपको दो वैल्यूज मिलेंगे 1,3, मैंने सॉल्व करा है तो मुझे पता है t विल बी इक्वल टू 1,3, बात समझ में आ गई ना। तो उसका मतलब ये हुआ, यहाँ तो दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैलिड है, 1 भी और 3 भी हो सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो टाइम तो पॉजिटिव ही होता है, ये बिल्कुल सिंपल है। जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो 15 मीटर में कभी 15 मीटर कवर करता है, उसमें टाइम कितना है बेटा जी 1, ठीक। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही जाएगा ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट, फिर वापस आएगा, फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसको टोटल में कितना टाइम लगता है 3 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो दोनों इसके आंसर हो सकता है। इसने खाली 15 मीटर पूछा है तो हम 15 मीटर पे दो बार पहुंच सकते हैं, एक तो यहां से ऊपर जाते टाइम हम 15 मीटर पे पहुंच सकते हैं, वापस आते टाइम भी हम 15 मीटर पे पहुंच सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। तो यहां से जाते टाइम कितना टाइम लगता है इसको 1 सेकंड, और वहां से वापस आते टाइम टोटल टाइम इसको कितना लगता है 3 सेकंड्स, बात समझ में आ गई ना। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको डिस्प्लेसमेंट दी थी कि इसने 15 मीटर्स कवर करा है, बोलना है कितने टाइम में कवर करा है, तो हम इजीली ये रिलेशन यूज कर सकते हैं और वहां से आप सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कोई मसला तो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। अब देखिए विल शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो दिस वी आर डिस्कसिंग हियर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। अब डायग्राम बनाई है, मैं आपको समझा देता हूं। एक ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी दी है v नॉट। क्वेश्चन सेज दैट व्हेन इट रीचेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, एंड यू नो दैट मैक्सिमम हाइट जो होती है बेटा जी, मैक्सिमम हाइट h max होता है u स्क्वायर बाई 2g, सो दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये दी होती है, ये आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आपने अभी तक याद भी रखी होगी, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। और जब मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं, ये यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, और u इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, दैट मींस द फॉर्मूला बिकम्स v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये तो फुल है, ठीक है ना। इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा 1/2 ऑफ यस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, बात समझ में आ गई ना। 1/2 ऑफ ऐसे ही हो गया 1/4g, ठीक है ना, 2 2 are 4 तो 4g हो गया, और यहां से u किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट्स बेसिकली इक्वल टू v नॉट स्क्वायर। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना बन जाता है v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4g, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये मैक्सिमम हाइट, इसका हाफ हो गया 1/2, बात समझ में आ गई। इसको हम यूज करते हैं और ये बन जाता है v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4g, सो दिस इज v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4g, इट्स हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन। तो आप पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए कर देता हूं। देखो सोल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है, एक लाइन सोल्यूशन आएगा इसमें। वी हैव गॉट अ रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना, 2as, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आपको दी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, आपको वेलोसिटी निकालनी है एट दिस पॉइंट, सो दिस विल बी दैट। तो आप ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर, इट्स बेसिकली इज v नॉट स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a माइनस g के बराबर होता है, ठीक है ना। और s डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर, ये ओरिजिन हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव हो गया, और किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g,
v square minus u square equal to as, v square अपनी ही जगह बिकॉज दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो v नॉट स्क्वायर बनेगा 2 ऐसे ही a माइनस g के बराबर और s डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, इट्स बेसिकली इक्वल टू s v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4g, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो गौर से देखिएगा, g के साथ कैंसिल होता है, 2 2 are 4, ठीक है। सो दिस बिकम्स v square will be equal to, it will be equal to, yes it will be equal to, ये पार हो जाएगा, ये बनेगा v नॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और ये हो गया यहाँ से माइनस अपना, ये बन गया बेटा जी v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया, ठीक है ना। देखिए ये माइनस है, पार होके प्लस बनेगा, माइनस माइनस ये वाला माइनस है, v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो टोटल में जब इसको सॉल्व करेंगे यार तो दिस बिकम्स जस्ट v स्क्वायर विल बी इक्वल, so this is 2v naught square minus v naught, ऐसे 2v naught square minus v naught divided by 2, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ना, यहां तक कोई मसला तो नहीं, सिंपल तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश करना है। देखिए सो v विल बी इक्वल, v स्क्वायर विल बी इक्वल, ऊपर जा रहा है, v स्क्वायर विल बी इक्वल v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो दैट मीन्स v will be equal to under root of v naught square by 2, so this is v naught square divided by under root 2, ये cancel हो गया, so this is v naught divided by under root of 2, so this is basically your velocity at the point when it reaches half of the maximum height। ये भी आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल आपको इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है तो कितना होता है v नॉट बाई रूट 2, कहाँ पे होता है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे। अगर हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट की बात करें वहां पे कितनी वेलोसिटी होती है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज बेसिकली v नॉट बाई रूट 2। और ये क्वेश्चन जो था वो ये मैंने आईएरिडो से लिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है शायद, ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। विल शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें इसको पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी यू, एंड यू नो दैट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हुए ये वेलोसिटी कम होती है, फिर वापस आता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आ जाता है जहां पे इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है u by 2, यानी कि दिस वेलोसिटी इज बेसिकली हाफ ऑफ वी मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी होती है, इनिशियली जिस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आपको बोलना है कि इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम कब होगी, उस टाइम, सॉरी नॉट कब होगी, उस टाइम क्या हाइट होगी इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, यानी कि कैलकुलेट द हाइट एट विच द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, कैलकुलेट हाइट एट विच velocity of object is half of maximum velocity, so this is basically the question। और बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है तो आप ऑब्वियसली एच मैक्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है एच मैक्स। अगर हम एच मैक्स की बात करें तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है, एंड यू नो दैट एच मैक्स जो होता है बेटा जी वो होता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो आपको यू स्क्वायर यू ही दिया है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद वी हैव द फॉर्मूला दैट्स बेसिकली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और देखते हैं हम पैरामीटर मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी इसकी बात करें तो कितनी है u by 2, so we write here u by 2 का whole square minus initial velocity क्या है बेटा जी, it's basically u square that's equal to 2 into minus g into s, and what is s here, s यहां से लेके यहां तक जो हाइट जो हमें निकालनी है it's basically x, और ये प्लस हो गया माइनस होगी, ये ओरिजिन लिया तो ऑब्वियसली ये प्लस होगी, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखिए दिस बिकम्स u square divided by 4 minus u square equal माइनस 2gx, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दैट्स इक्वल टू माइनस 2gx, सिंपल है ना। अब देखिए इसको पार करेंगे, ये बनेगा माइनस 3u स्क्वायर
इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 दैट्स इक्वल टू -2gx, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो यहां से हम x ले सकते हैं, x विल बी इक्वल, x को रहने देते हैं 3u² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2g, 3u² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2g, कोई मसला तो नहीं, आप देखिए। So x will be equal to 3 divided by 4. What is u square by 2g? u square by 2g. It's h max, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको h max। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट है, जहां पे वेलोसिटी जो है ना वो हाफ बन जाती है, वो किस पे बनती है, 3/4 ऑफ h max। ये भी आप याद ही रख सकते हैं, ये भी एक जनरल रिजल्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर आपको हाइट दी है 20 मीटर्स और आपको पूछा जाए कि हाफ ऑफ द वेलोसिटी क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे 3/4 ऑफ 20। बात समझ में ना, दैट इज 3 4 5 और 5 3 50, तो 15 पे। बात समझ में बिल्कुल क्लियर है ये। x will be equal to 3/4 of h max, यानी कि the height at which the velocity becomes half of the maximum velocity is 3/4 of h max। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अभी तक हमने डिस्कस करा इसमें कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसका दूसरा केस लेते हैं। देखिए, जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, इसमें 3 केसेस बनते हैं। 3 केस क्या, 3 तरीकों से हम इसको ले सकते हैं जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं। एक तो जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है ना। दूसरा होता है जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। और तीसरा जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद सम वेलोसिटी u इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तीनों केस किसके बन जाते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के। अगर हम इसमें देखें ना, g हमेशा नीचे की तरफ होता है, g हमेशा नीचे की तरफ होता है, g हमेशा नीचे की तरफ होता है। अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल देखें, यहाँ पे जो g है और v है, उसमें जो एंगल बनता है वो थीटा होता है बेटा जी, किसके बराबर, 180 डिग्री, ठीक है ना। इस वाले केस में किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। इस वाले केस में कितना होता है, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। और ये जो एंगल होता है बेटा जी, ये किस किस के बीच में होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। अगर ये 3 केस है ना, जिसमें थीटा 180, थीटा 0, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस बन जाता है, ठीक है ना। और बेसिकली वर्टिकल मोशन, एक लाइन के अलोंग, वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग इस मोशन को हम डिस्कस करते हैं। अगर एंगल चेंज हो गया तो हम उसको अलग एक टॉपिक में डिस्कस करते हैं, वी कॉल दैट एज प्रोजेक्टाइल। हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें इसमें मेनली हमें डिस्कस करनी है। एक तो हमने डिस्कस करा अभी, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद सम वेलोसिटी u। अब दूसरा हो गया जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा जी, 0 के बराबर। सब डिस्कस कर रहे हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बेटा जी वो 0 होती है, ठीक है ना। इसमें भी हम बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी कि अर्थ, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल वेलोसिटी निकालनी होगी, ओवरऑल वेलोसिटी निकालनी होगी, या किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी होगी, हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम देखते हैं, अगर आपको पता है कि मैं किस हाइट पे चीज को रिलीज करता हूं, तो जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपली हम इसको निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला फॉर दैट, यस, एंड दैट्स v² माइनस u² इक्वल टू as। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज। मेरे पास समझ आ रहे हैं ना आपको। मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया और यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं सारी हाइट को कंसिडर करता हूँ, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना, वो हम निकाल सकते हैं इजीली। देखिए ये इक्वेशन यूज करके, v² ऐसे ही है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0² दैट्स इक्वल टू इंटू माइनस g। अब देखिए s यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। ये ओरिजिन हम मानते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इट इज गोइंग अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, सो दिस इज बेसिकली माइनस h हियर, ठीक है ना। अगर मैं इसको h मानता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको h मानता हूँ, सो ये माइनस h बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली v² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो इजीली ऑफ v को निकाल सकता है, ये बनेगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ 2gh। यानी कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, अगर हम इसको किस h हाइट से रिलीज करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो दैट विल बी बेसिकली v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। यस, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी जब ये ऑब्जेक्ट इसको स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी होती है बेटा जी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। या अगर आपको कोई आर्बिट्रेरी हाइट दी है,
लेट सपोज मैं आपको बोलूँ इस हाइट पे तो आपको हाइट दी है 10 मीटर्स दी है, लेट सपोज यहाँ तक 30 मीटर्स आपको बोलना है 10 मीटर्स, तो आप यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी इजीली। बात समझ में आ रही ना? या अगर फॉर एग्जांपल आपको हाइट दी है और आपको बोलना है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं उसको टाइम कितना लगेगा वो निकालना है, तो आप इजीली इसको भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी नोइंग हाइट। अगर आपको हाइट के बारे में पता है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब देखें, दूसरा हम इसमें निकाल सकते हैं टाइम, तो वो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट देयर इज अनदर रिलेशन एंड दैट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, S is equal to ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है ना? तो जब हम इसकी बात करते हैं s, यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, यहां पहुंच गया तो ये h है, ठीक है ना? एंड इट्स माइनस h मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना? इट विल बी इक्वल टू u किसके बराबर बेटा जी? 0, सो दिस इज 0 इंटू t, ठीक है? उसके बाद प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है ना? आप देखिए, so this becomes minus h will be equal to minus g t square divided by 2, ठीक है? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आप इजीली देख सकते हैं 2h divided by g that's equal to t square, so इजीली आप t भी निकाल सकते हैं, it's equal to under root of 2h divided by g, so this is basically the time। अगर आपको हाइट दी है आप इजीली निकाल सकते हैं टाइम, कि कितना टाइम लगता है इस ऑब्जेक्ट को नीचे तक पहुंचने में, ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में, ठीक है ना? इफ यू नो बेसिकली द हाइट, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो दो चीजें, अगर आपको हाइट पता है आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी हाइट पे, ठीक है ना? व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम पॉइंट व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, या अगर आपको हाइट पता है आपको ये भी पता चलेगी कि वहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना? अगर आपको हाइट पता है आप टाइम निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अनदर केस जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। पहले वाले केस में मैंने उसको थ्रो किया था तो हमने दो पैरामीटर्स निकाले थे, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है ना? एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली, एंड दैट्स बेसिकली 2u by g। उसमें दो टाइम्स थे, एसेंट और डिसेंट, वो इक्वल होते हैं, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अब दूसरा केस मैंने आपको बोला, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या रिलीज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। पहले केस में फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाते हैं, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। बात समझ में आ रही ना? इसमें हमने दो पैरामीटर्स निकाले, एक तो हमने वेलोसिटी निकाली। अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा किसी भी हाइट पे तो आपको फॉर्मूला याद रखनी है √2gh, या अगर आपको टाइम निकालना है कितना टाइम लग रहा है किसी भी हाइट तक पहुंचने में, तो बस यू राइट दैट इट्स t इज इक्वल टू √2h by g। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल तरीके से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सो विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। जो बेसिक फंडे हैं इसमें इजीली आप खुद भी निकाल सकते हैं यूजिंग द बेसिक इक्वेशंस, और आप कुछ फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं और वहां से आप निकाल सकते हैं। मेनली आपको याद रखने हैं कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने अभी आपको लिखाए थे। एक तो बेटा जी मैंने आपको बोला था Hmax will be equal to u square by 2g, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये Hmax कब, जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट्स बेसिकली इक्वल टू ta प्लस td, ठीक है ना? एंड दैट्स बेसिकली इक्वल टू u by g, और ये किसके बराबर? ये u by g के बराबर, और ये किसके बराबर? u by g। अब जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी u, ठीक है ना? और यहाँ ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, अगर आपको हाइट पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं 2gh से, ठीक है ना? और अगर आपको टाइम की बात करें तो t, ठीक है ना? किसी भी हाइट पे पहुंचने का कितना टाइम लगता है? सो 2h by g। These formulas are to be memorized। आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, या तो आप जनरल प्रोसीजर यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे विद एक्सरसाइज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसको हमें ज़्यादा इलॉबरेट करके पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।